हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट सेकेंड एपिडेमियोलॉजी की, जिसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था कि डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डिसइंफेक्शन के क्या क्या मेथड होते हैं, डिसइंफेक्शन के कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं, है ना। जिसमें हमने आप लोगों को फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों बताए थे, जिसमें हीट, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन, अल्ट्रावायलेट रेज और केमिकल्स में अल्कोहल और आपका क्लोरीन कंपाउंड, आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस तरीके के कई सारे केमिकल्स के बारे में बताया था। देन एंटीसेप्टिक्स के बारे में बताया था। और फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था, स्टरलाइजेशन क्या होता है और स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, जिसमें फिजिकल मेथड में आपका मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, रेडिएशन, फिल्टरेशन, 4 मेथड आते हैं। केमिकल मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था आपके कुछ ऐसे मेथड जिसमें आपके कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे इथेनॉल है या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, तो वो जिनमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं तो उसे हम केमिकल मेथड बोल देते हैं, और जिसमें फिजिकली किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम फिजिकल मेथड बोलते हैं, जिसमें हमने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बेसिकली हम ऑटोक्लेव से करते हैं, तो मैंने आप लोगों को ऑटोक्लेव के बारे में बताया था, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल बताया था, उसकी साइकिल बताई थी, उसके यूजेस बताए थे, और इसकी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और प्रॉपर प्रोसीजर बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई थी। देन उसके बाद में हमने आप लोगों को ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था, जो कि स्टरलाइजेशन का दूसरा मेथड है, जिसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करने के लिए हम हॉट एयर अवन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हॉट एयर अवन किस तरीके का अवन होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्या इसका प्रिंसिपल होता है, कहाँ, और हॉट एयर अवन का हम यूज़ किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर भी मैंने आप लोगों को बताया था। देन कॉमनली हम किस चीज़ को स्टरलाइजेशन करने के लिए हम ड्राई हीट का यूज़ करते हैं, मतलब हॉट एयर अवन का यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने आप लोगों को बताया था, उसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी बताई थी। देन फिल्टरेशन मेथड बताया था, देन रेडिएशन मेथड आप लोगों को बताया था। और फिर उसके बाद में हमारा लास्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस्ड लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सब तो अभी तक हमने जाना था आपके डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजेशन यूनिट में, है ना। आज की क्लास में हम इसी में ही एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है स्पॉइलिंग क्लासिफिकेशन। स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है, इसका यूज़ कैसे, किस तरीके से, और ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, किसने बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में, कि स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन आपका क्या होता है और ये हमारे मेडिकल फील्ड में इसका क्या रोल है। तो बेसिकली स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन जो है एक बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है हमारे मेडिकल फील्ड का, जिसमें क्या किया जाता है, एक डिसाइडिंग वॉट एवर एंड आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से आइटम की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन से आइटम को हमें क्लीन करना है, कौन से आइटम को हमें डिसइंफेक्शन करना है, या कौन से आइटम का हमें स्टरलाइजेशन करना है। ये सारी चीज़ें हमारी स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन में आती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक मेडिकल स्टेज होती है,
it spoiling is classification is a medical strategy creating by, ये हमारी एक मेडिकल स्ट्रैटेजी होती है जो कि हमारे किसके द्वारा क्रिएट की गई है, ये हमारे डॉक्टर अर्नस्ट स्पॉइलिंग के द्वारा 1957 में ये आपकी जो स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन है इसको बनाया गया था, जिसमें जो है हमने इस स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू रिस्क कैटेगरी के बिहाफ पे। ठीक है, तो हमारी जो रिस्क कैटेगरी है उसके बिहाफ पे हमने क्या किया है, स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें आपका पहला आता है क्रिटिकल आइटम्स, दूसरा आता है सेमी क्रिटिकल आइटम्स और तीसरा आता है नॉन क्रिटिकल आइटम्स। ये तीनों आपके अलग अलग तरीके से इन तीनों को डिवाइडेशन किया गया है, तीनों को बांटा गया है अलग अलग पार्ट्स में, जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला आपका आता है स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन में आपका क्रिटिकल आइटम्स। क्रिटिकल आइटम्स कौन कौन से होते हैं, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है, कौन सा यहाँ पे स्पॉइल्डिंग मेथड यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्रिटिकल आइटम्स में ये हमारा एक क्रिटिकल आइटम जो है एक ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि क्रिटिकल सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें स्टरलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। तो क्रिटिकल आइटम्स को हम हमेशा जो है स्टरलाइजेशन करते हैं, जैसे कि हमारे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेसिव इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं, उनको हम क्रिटिकल आइटम्स में रखते हैं। इनको हम स्टरलाइजेशन की हमें नीड होती है। ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल आइटम्स यहाँ पे देखो कि कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि स्कैल्पल है या फिर आपका सर्जिकल फोर्स पिल है या फिर आपका कार्डियक कैथेटर है या फिर आपका बाय जैसे आपके इम्प्लांट या फिर बायोप्सी फोर्सेस आपके होते हैं। तो ये आपके होते हैं क्रिटिकल आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल आइटम्स को हम कहाँ रखते हैं, ऐसे जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम क्रिटिकल आइटम्स में रखते हैं। ये क्योंकि हमारे कुछ क्रिटिकल कंडीशंस को कॉज कर सकते हैं अगर हमने इनको अच्छे से क्लीन नहीं किया तो क्रिटिकल आइटम्स को हमें हमेशा स्टरलाइजेशन करना होता है। पहले हम इन्हें क्लीन करेंगे अच्छे से और क्लीन करने के बाद हम इसका स्टरलाइजेशन करेंगे। इस आफ्टर स्टरलाइजेशन ही हम किसी मेडिकल सर्जिकल कंडीशन में हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, आपकी स्टरलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये हमारे क्रिटिकल आइटम्स में आता है। अब आता है आपका सेमी क्रिटिकल आइटम्स। सेमी क्रिटिकल आइटम्स में क्या आता है, दीज कॉन्टैक्ट, ये हमारे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्ट में रहते हैं और नॉन इम्पैक्ट स्किन, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट स्किन भी होते हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है लार्जेस्ट हाई लेवल डिसइंफेक्शन की। इसमें हमें जो सेमी क्रिटिकल आइटम्स होते हैं इनमें हम एक हाई लेवल डिसइंफेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, इनको वो भी स्टरलाइजेशन के साथ। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट करेंगे इनको और देन हम इनका स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे व्हेन वो भी कब, जब हमारे इसमें जो है आपके, वो भी व्हेन फ्रीजिबल एंड एप्रोप्रिएट, जब आपके ये फ्रीजिबल और एप्रोप्रिएट होते हैं तब हम इनका
यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे जो है कुछ इंडोस्कोपिक सर्टेन इंडोस्कोपी जो इंडोस्कोपी में यूज़ होने वाले हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपके इसमें एंडोस्कोप हो गया, लैरिंगोस्कोप ब्लेड हो गई, या फिर आपके एनेस्थीसिया मास्क हो गया, या फिर वेजाइनल प्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, आपके सेमी क्रिटिकल आइटम्स में रखते हैं, जिन्हें क्या करना किया जाता है, पहले तो हाईली डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। पहले हम क्लीन करेंगे, उसको डिसइंफेक्शन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, देन उसका स्टरलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारे क्या होती हैं, ये हमारे पेशेंट के डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी हम किसी एक सिंगल पर्सन में इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो दूसरे पर्सन में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने से पहले हमें उसे अच्छे से उसको डिसइंफेक्शन करना होगा और उसका स्टरलाइजेशन भी करना होगा। देन आपका आता है सेमी क्रिटिकल आइटम्स। ठीक है, तो पहला हो गया आपका क्रिटिकल आइटम्स, दूसरा हो गया सेमी क्रिटिकल आइटम्स, और तीसरा हो गया नॉन क्रिटिकल आइटम्स। ऐसे आइटम्स जो हमारे क्रिटिकल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिटिकल आइटम्स बोलते हैं। तो अब चलो ये देखते हैं कि नॉन क्रिटिकल आइटम्स में क्या आता है। तो दीज कॉन्टैक्ट, ये हमारे किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये हमारे डायरेक्ट स्किन के इंटैक्ट हमारे कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जिनमें हमें क्या ज़रूरत होती है, ये हमारे स्किन सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, इनको क्लीन करने की ज़रूरत होती है, इन्हें स्टरलाइजेशन या फिर डिसइंफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बस इन्हें क्लीन करने की ज़रूरत होती है, वो भी एक लो लेवल पे। ठीक है, तो अ क्लीन एंड एप्रोप्रिएट लो लेवल, ये हमारे एक लो लेवल पे हमें क्लीन करने की बस ज़रूरत होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स कंसंट्रेशन, ये हमारे कंटामिनेशन सॉरी ये हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारे आइटम्स में कितना कंटामिनेशन कॉज हुआ है, तो उसके बिहाफ पे हम लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, कफ्स आते हैं, या फिर एग्जामिनेशन सरफेस आपकी आती है, या फिर सम फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स आपके आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये देखो ब्लड प्रेशर कफ हो गया है ना, या फिर आपके बेड पैन हो गया, या फिर आपके स्टेथोस्कोप हो गया, या फिर आपका बेड हो गया, या फिर आपके वॉकर हो गया, जिससे हम पकड़ करके जिसे हम चलते हैं। तो इन्हें सिर्फ ये नॉन क्रिटिकल आइटम्स होते हैं हमारे, जिन्हें कोई स्टरलाइजेशन की नीड नहीं होती है, और बस इन्हें क्लीन करने की नीड होती है, इनको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं, हमारे स्पॉइलेटिंग क्लासिफिकेशन में हमारे आते हैं, स्पॉइलेटिंग क्लासिफिकेशन में आते हैं, जो कि एक मेथड होता है, एक ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे जो भी मेडिकल स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें क्रिएट किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन से आइटम की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब उसे हमें क्लीन करना है, क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स है, या डिसइंफेक्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, या स्टरलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, जिसमें हमारा क्रिटिकल आइटम, सेमी क्रिटिकल आइटम, या फिर नॉन क्रिटिकल आइटम्स, ये हमारे कुछ आइटम्स आते हैं जिनका हम यूज़ जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि कौन से आइटम में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो ये आपके क्या हो गए, स्पॉइल्डिंग क्लासिफिकेशन हो गए आपके मेडिकल डिवाइस कैटेगरीज के बिहाफ पे। ठीक है,
अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये हमारे सपोर्ट करते हैं सपोज अ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट टेबल। लाइक आप सपोज करिए कि आपके जो फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट टेबल है जिस पे आप ट्रीटमेंट करते हो, तो वहाँ हम जो है क्या करेंगे, आपकी एक आपकी एक ऐसी टेबल होती है जिसमें हमारे कई सारे पेशेंट्स आते हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए हम उन्हें रखते हैं वहाँ पे, है ना। आफ्टर वन पेशेंट ट्रीटमेंट, एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद दूसरा पेशेंट आता है, दूसरे ट्रीटमेंट के बाद तीसरा पेशेंट आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि पेशेंट को किस तरीके की कंडीशन है। तो उस कंडीशन से पेशेंट को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो पेशेंट ट्रीटमेंट जब भी हो जाता है तो वहाँ पे कई सारे कंटामिनेशन क्रिएट होते हैं, कंटामिनेट हो जाती है वो टेबल, क्योंकि पेशेंट अब किस तरीके से आया है, कहाँ से आया है, किसके कांटेक्ट से आया है, या उसे किस तरीके की कंडीशन है या किस तरीके की कंडीशन नहीं है, हमें नहीं पता होता है। तो हम वो जो टेबल होती है, एग्जामिनेशन टेबल होती है, वो हमारी कंटामिनेट हो जाती है। तो उसको हमें क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, और उसके अकॉर्डिंग उसको डिसइंफेक्टेंट भी करना होता है। लाइक कोई केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके हम उसको डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं। देन उसको ड्राई करते हैं और उसको दोबारा से प्रिपेयर करते हैं आपके नेक्स्ट पेशेंट के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपके स्पॉइलेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द दीज प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करती हैं ये इफेक्टिवनेस, आपके टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उस पे डिपेंड करता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि इतना हमारा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कितना वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कितना प्रेशर बना रहा है, कितनी उसकी प्रेजेंस कितनी है। तो प्रेजेंस के बिहाफ पे भी हम ये देखते हैं कि हमारा ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा इफेक्टिवनेस, मतलब कौन सा प्रोसीजर हमारा यहाँ पे इफेक्टिव होगा। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, हमारे डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर, कांटेक्ट, एक्सपोजर और टाइम, मतलब कितना एक्सपोजर हम दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, कितने कांटेक्ट में आ रहे हैं एक्सपोजर। जैसे कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपकी कुछ यूवी रेस को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो डिपेंड कर रही थी, डिसइंफेक्टेंट करती है, बट वो डिपेंड करती है कि वो कितने पार्ट्स को डिसइंफेक्टेंट कर रही है, कि वो कितने कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में आ रही है, या वो कितना एक्सपोजर दे रही है, कितने ड्यूरेशन के लिए दे रही है, क्या उतना ड्यूरेशन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आती हैं। इसके अलावा पीएच भी डिपेंड करता है। इसके अलावा सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिपेंड करती हैं। और इसके अलावा प्रॉपर क्लीनिंग बिफोर द प्रोसेसिंग, मतलब कोई भी प्रोसेस करने से पहले उसकी हमने प्रॉपर क्लीनिंग अच्छे से की है या नहीं की है, इन सब पे भी डिपेंड करती है। इसके अलावा एक करेक्ट इक्विपमेंट ऑप्शन, एक सही इक्विपमेंट ऑप्शन अगर हम करेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके पैकेजिंग और लोडिंग पे भी डिपेंड करता है कि हमने पैकेजिंग किस तरीके की है, या फिर उसमें लोडिंग हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या लोड कर रहे हैं, उन पे भी हमारा डिपेंड करता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रूमेंट और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर किए गए हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं
आपके डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन को, जिसमें हम ये देखते हैं कौन से इफेक्टिवनेस होते हैं हमारे, कौन से प्रोसीजर के लिए कौन सा मेथड हमारा अच्छा बताया जाता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉमन एरर और एरर टू अवॉइड। कौन कौन से कॉमन एरर हमें अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो क्लीनिंग क्लीनिंग अलोन इज ऑलवेज स्टरलाइजेशन, पहला इसमें आता है कॉमन, मतलब ये हमें अवॉइड करना है कि क्लीनिंग हम जब भी हम करें, क्लीनिंग करें, हमें हमेशा अलोन क्लीनिंग करनी चाहिए ऑलवेज स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्या है कि क्लीनिंग रिमूव द कंटामिनेशन बट डज नॉट नेसेसरली एलिमेंट्स ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। क्लीनिंग हमारे जो है कंटामिनेशन, हमारी क्लीनिंग जो है रिमूव करती है कंटामिनेशन को, बट ये हमारे एक ऐसा मेथड नहीं है जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर दे। बट डज नॉट, ये हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्लीनिंग के लिए, हमारी क्लीनिंग जो है हम हमेशा सिंगल सिंगल आइटम की क्लीनिंग करेंगे, बट ऑलवेज स्टरलाइज, हम हमेशा उसको स्टरलाइज जरूर करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्लीनिंग से ही हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्लीन नहीं हो जाते हैं। इसके लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए हमें स्टरलाइजेशन मेथड की जरूरत पड़ती है। दूसरा आता है बॉइलिंग ऑलवेज मीन्स स्टरलाइजेशन। हम हमेशा बॉइलिंग मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड नहीं बोल सकते हैं, ये इनकरेक्ट होता है। बॉइलिंग डज नॉट रिलेटिवली डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया स्पोर्स। हमारे जो बॉइलिंग मेथड है वो हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स को किल नहीं करती है, जिसके लिए हमें स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिर्फ बॉइलिंग ही हमारे कंटामिनेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि सिर्फ ये हमारे इस बॉइलिंग मेथड से हम क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा सकते हैं, बट बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं उनको हम नहीं क्लीन कर सकते। तो उसके लिए हमें स्टरलाइजेशन मेथड की नीड होती है। ऑल मेडिकल इक्विपमेंट्स, हमारे सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स को रिक्वायर्ड होता है स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द रिक्वायरमेंट्स लेवल डिपेंड हाउ टू आइटम्स इज यूज्ड, कि हमारा जो स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें हमारे हाउ हाउ द आइटम इज यूज्ड, कौन सा आइटम हमें यूज करना है, कैसे उस आइटम का यूज करना है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। डिसइंफेक्शन कैन बी एंटीसेप्टिक, हमारा डिसइंफेक्टेंट क्या है, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स आर सेम। हमारा डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक हमारा सेम होता है। डिसइंफेक्टेंट आर प्राइमरली, ये हमारा एक प्राइमरली जो है क्या करता है, हमारा मेंटेन करता है, हमारे सरफेस एरिया को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, इंटेंडेड फॉर द ये हमारे इंटेंडेड फॉर द सरफेस एरिया, ये हमारे जो भी सरफेस एरिया होते हैं उनके लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। विल द एंटीसेप्टिक्स, और जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो हमारे एक तरीके से लिविंग टिश्यू को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमारे यूजफुल होते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी क्या हो गई, ये दोनों चीजें क्या हो गई, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन। ये दोनों आपका क्या हो गया कि इनका जो मेन पर्पस होता है वो मेनली ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना होता है। स्टरलाइजेशन का क्या क्या काम होता है, एलिमिनेशन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे वर्बली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी किल करती है। ठीक है, स्पोर्स में देखें तो ये हमारे यूजुअली नॉट रिलेटिवली डिस्ट्रॉय, ये हमारे स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती डिसइंफेक्टेंट मेथड, बट स्टरलाइजेशन मेथड हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे स्पोर्स को भी। मेनली ये यूज होती है नॉन क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल आइटम्स के लिए हमारे यूज होता है डिसइंफेक्टेंट मेथड, और स्टरलाइजेशन मेथड हमारे क्रिटिकल आइटम्स के लिए यूज होता है, जैसे कि आपके क्लोरीन अल्कोहल, और आपके अप्रोप्रिएट हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के लिए हमारा डिसइंफेक्शन मेथड यूज होता है। स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव या फिर ईटीओ या फिर आपके
लो टेम्परेचर सिस्टम का हम यूज करते हैं। बाकी डिसइंफेक्टेंट के लिए हम लो देन द स्टरलाइजेशन, ये हमारे स्टरलाइजेशन से कम होता है, ये स्टरलाइजेशन ये हमारा हाईएस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहती है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिटी मेडिसिन में, तो ये बेसिकली आपके प्रिवेंट करता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को से बचने के लिए हमें हेल्प करता है। ये हमारे क्लीन और इन्फेक्शन, हमारे क्लीनिंग और इन्फेक्शन से ये हमारे ब्रेक करता है, हमारे ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, हमारी जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है, हमारे पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे क्रॉस इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इसके अलावा ये मेंटेन करता है हमारी सेफ और इमीडिएट केयर फैसिलिटीज को मेंटेन करता है और ये रिड्यूस करता है डिजीज ट्रांसमिशंस को, रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड आइटम्स को जब भी हम क्लीन करेंगे, पहले हम क्लीन करेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे उसके लिए क्या चीज हमें यूज करना है। मतलब ये हमारा क्रिटिकल आइटम है या सेमी क्रिटिकल आइटम है या नॉन क्रिटिकल आइटम है, तो उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, वो मेथड यूज करेंगे और जिससे कि हम उसको डिसइंफेक्टेंट पूरी तरीके से कर सके। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो यही हमारा पूरा चैप्टर है क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट एंड डिस्टरलाइजेशन के लिए, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होते हैं फॉर द इन्फेक्शंस कंट्रोल। इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, क्लीनिंग को करने के लिए, रिमूव द डस्ट, आपके ऑर्गेनिक मेटल्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, आपकी प्रॉपर क्लीनिंग के लिए हमारे ये डिसइंफेक्टेंट और क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज होते हैं। डिसइंफेक्टेंट एलिमिनेट करता है मैनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। ठीक है, बट डिजिटलाइजेशन बट ये क्या करता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे जो है बेसिकली बैक्टीरियल स्पोर्स को क्लीन नहीं कर पाता है, बैक्टीरियल स्पोर्स को आपके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिसके लिए हमें स्टरलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और इस बैक्टीरियल स्पोर्स सभी को हम इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग हमारी डिपेंड करती है हमारे कौन सा आइटम है, किस तरीके का आइटम है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे क्रिटिकल आइटम है या फिर हमारा नॉन क्रिटिकल आइटम है या सेमी क्रिटिकल आइटम है, तो उन पे ये डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वहां पे हम चूज करते हैं कि किस तरीके के आइटम हमें, किस तरीके के मेथड हमें चाहिए होते हैं। तो यही हमारे यूनिट सेकंड का 7th टॉपिक था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। यूनिट सेकंड एपिडेमियोलॉजी, जिसमें आपका 7th चैप्टर क्या था, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके के आइटम को हमें डिसइंफेक्टेंट करना है, किस तरीके के हमें आइटम को क्लीन करना है और किस तरीके के आइटम को हमें स्टरलाइज करना है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल इस चैप्टर में बताई गई। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।